मैं राम सिंह मौर्य ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। क्लास 12th में आज हम यूनिट फर्स्ट में ठोस अवस्था टॉपिक की शुरुआत करने चल रहे हैं। देखिए, इस टॉपिक में कितने अंक के प्रश्न बनने हैं, इसकी चर्चा हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। इसके विषय में आज हम इस पाठ में चर्चा करेंगे कि ठोस अवस्था क्या है, इनके गुण क्या हैं, इन्हें कितने वर्गों में बांटा गया है। साथ ही इस पाठ के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, क्या क्या है, क्या क्या हमको इस जानकारी लेनी है, इसके विषय में जानकारी लेंगे। तो आइए इसकी हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, मैंने सारे पॉइंट को लिख दिया है। टोटल 10 पॉइंट आपको इस पाठ में मुख्य बिंदु के रूप में पढ़ना है। इसमें पहला पॉइंट है ठोस अवस्था। दूसरा पॉइंट आपका है ठोस का वर्गीकरण। तीसरा है ठोस की संरचनाएं कैसे होती हैं, उससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ने हैं आपको। फिर अगला है पॉइंट ठोस का घनत्व ज्ञात करना। ये जो पॉइंट है ये इम्पॉर्टेंट है। इससे बोर्ड पेपर में कम से कम 7 सेटों में 2-3 सेटों में जरूर रहता है। आगे है क्रिस्टल जालक क्या है, संकुलन क्षमता क्या है। संकुलन क्षमता में ही हम रिक्तियों की संख्या, इसकी संरचनाएं, इसके विषय में पढ़ेंगे। आगे है आपका आणविक क्रिस्टल क्या होता है, इसकी संरचनाएं क्या होती हैं, इसका त्रिज्य अनुपात क्या है, इसके विषय में जानकारी हमको लेनी है। आगे है कि ठोसों में कुछ दोष पाए जाते हैं जिसको हम क्रिस्टल दोष के नाम से जानते हैं। तो क्रिस्टल दोष क्या हैं, इन्हें कितने वर्गों में बांटा गया है, किस प्रकार के दोष होते हैं, कौन कौन से वैज्ञानिकों ने इस दोष को बताया। इस दोष के अंतर्गत 2 दोष बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, वो है शॉटकी दोष और फ्रैंकल दोष। ठीक है, तो इसकी चर्चा हम करेंगे। फिर हम ये बात करेंगे ठोसों में चुंबकीय गुण कैसे होता है, इसके विषय में हम आपको बताएंगे। आगे है कि ठोस बहन सिद्धांत, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठोस बहन सिद्धांत क्या है, इस ठोस बहन सिद्धांत के आधार पर आपको चालक, अचालक और अर्धचालक की परिभाषाएं बतानी है। कैसे होता है, कैसे वर्क करता है, इसके विषय में जानकारी लेनी है। ये हम ठोस बहन सिद्धांत के आधार पर आपको बताएंगे। तो इस तरह से आपको ये जानकारी मिल गई कि ठोस अवस्था टॉपिक में हमको टोटल कितना पढ़ना है और किस तरीके से तैयारी करना है। ठीक है, तो आइए अब हम इसमें सबसे पहले पॉइंट की चर्चा करते हैं, ठोस अवस्था क्या होता है। तो देखिए, इसके विषय में हम बताते हैं। तो देखिए, इसमें हमने आपको सबसे पहले ठोस की बात हम लोग कर रहे हैं। तो ठोस क्या होते हैं, जैसे कि आप पिछली कक्षाओं में परिभाषा पढ़ चुके हैं कि जिनका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है उसे हम ठोस कहते हैं। किंतु आपको ठोस की आंतरिक जानकारी लेनी है, इसलिए इसकी एक और परिभाषा आपके सामने है कि ऐसे पदार्थ जिनके अणु, परमाणु या आयन जो है अंतरा अणु आकर्षण बल द्वारा समृत जालक अर्थात बंद जालक के रूप में जुड़े होते हैं और उनके कण जो है वो गति करने में असमर्थ हों, तो ऐसे पदार्थ को हम लोग ठोस कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जैसे ये हमारा मार्कर है, तो ये छोटे छोटे कणों या परमाणुओं या आयनों से मिलकर बना है। अब इनके अणु स्वतंत्र रूप से गति करने में असमर्थ है, इसलिए हम इसको ठोस कह रहे हैं। अगर आप NaCl नमक ले लीजिए, तो उनके अणु भी एक दूसरे से पास में जुड़े होते हैं और प्रबल अंतरा अणु बल द्वारा जुड़े होते हैं, जिनको तोड़ने के लिए काफ़ी ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है और वो कण स्वतंत्र नहीं होते हैं।
इसलिए ऐसी अवस्था को हम लोग ठोस अवस्था के नाम से जानते हैं। देखिए इसकी परिभाषा भी हमने लिख दिया आपके सुविधा के लिए कि पदार्थ की वह अवस्था जिनमें इनके अवयवी कण अणु परमाणु या आयन प्रबल अंतराणुक आकर्षण बलों द्वारा जालक के समवित संकुल में रहते हैं और गति करने में असमर्थ रहते हैं, उसे हम ठोस कहते हैं। अब बात ये आती है कि ठोस के गुण क्या होते हैं। देखिए पहला आपका पॉइंट है कि ठोस का आयतन और आकार निश्चित होता है। ये आप पहला पॉइंट ले लेंगे कि ठोस का आयतन और आकार निश्चित होता है। अगर हम बात करें कि क्यों निश्चित होता है, जैसे अगर हम चीनी और बालू को एक साथ मिला देने पर भी उस पदार्थ में उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसके आयतन और आकार जो होंगे प्रत्येक कण का वही होता है। अगर हम दूसरी बात करें ठोस में कि इनमें ठोस के अणुओं के मध्य अंतराणुक बल प्रबल होता है। अंतराणुक बल क्या होता है? प्रबल होता है। ये भी आप कह सकते हैं। अगला कह सकते हैं कि इन्हें तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अर्थात आप कह सकते हैं कि ठोस के अणुओं को तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आगे ये भी कह सकते हैं कि ठोसों का घनत्व सबसे अधिक होता है। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, इनका घनत्व जो होता है ये अधिक होता है। अब अगर हम पांचवें पॉइंट की बात करें तो आप कह सकते हैं कि इनकी जो विसरण की जो गति होती है वो द्रव और गैसों की अपेक्षा कम होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि नगण्य होती है। तो ये आपका पांचवा पॉइंट हो गया। तो इस तरह से आपका ठोस क्या है, उनकी परिभाषा, गुण और जान गए। अब अगर आप उदाहरण लेना चाहें तो आप लिख सकते हैं कुर्सी, मेज, किताब, बर्फ, ये सभी आप पत्थर, पेन, ये सभी आपके ठोस पदार्थ हो गए हैं। तो इस तरह से ठोस अवस्था का पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं ठोस का वर्गीकरण। देखिए हम लोग जो है ठोस का वर्गीकरण पॉइंट पर आए हुए हैं। तो देखिए ठोस के वर्गीकरण का ग्राफ मैंने इस तरीके से बताया है, पूरा बना दिया है। इसमें पहला पॉइंट है कि ठोस दो वर्गों में बांटा गया है। पहला आपका क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा आपका अक्रिस्टलीय ठोस। फिर क्रिस्टलीय ठोस को इन चार वर्गों में बांटा गया है। पहला आपका है आयनिक ठोस, दूसरा आपका सहसंयोजक ठोस या इसी को हम नेटवर्क ठोस या जालक ठोस के नाम से भी जानते हैं। अगला आपका है आणविक ठोस, फिर अगला आपका है धात्विक ठोस, जिसमें धात्विक ठोस में सभी धातुएं आएंगी। और उसके बाद आणविक ठोस को फिर तीन वर्गों में बांट दिया गया है। एक आपका अध्रुवीय ठोस, नॉन पोलर सॉलिड, ध्रुवीय ठोस और हाइड्रोजन बंध आणविक ठोस। इस तरीके से इसका कैटेगरी डिवाइड किया गया है। देखिए इसमें क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। आप कह सकते हैं कि ऐसे ठोस जिनमें अणु, परमाणु या आयन जो है एक निश्चित व्यवस्थित क्रम में जुड़े हों, उसे हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। एग्जाम्पल में आप सोडियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, कॉपर, सिल्वर। अक्रिस्टलीय ठोस जिनके अणु जो है अव्यवस्थित क्रम में हों, वो आपका अक्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत आता है। जैसे कांच जो है, रबड़, प्लास्टिक, इनके अणु अव्यवस्थित क्रम में होते हैं, वो अक्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत आएंगे।
बहरहाल इसका इन दोनों में अंतर क्या है इसको हम अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर देंगे। ठीक है, अब देखिए आपका आयनिक ठोस क्या है, मतलब ऐसे ठोस जो दो आयनों से मिलकर बने हों, अर्थात धन आयनों और ऋण आयनों से मिल करके जिस ठोस का निर्माण होता है वो आपका आयनिक ठोस के अंतर्गत आएगा। इसमें हमने एग्जाम्पल लिख दिया है, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और धातु के जितने भी ऑक्साइड होते हैं वो सब आपके ठोस आयनिक ठोस के अंतर्गत आएंगे। अब आते हैं सहसंयोजक ठोस, मतलब ऐसे ठोस जिनमें दो या दो से अधिक परमाणु परस्पर सहसंयोजी बंध द्वारा बना करके ठोस का निर्माण करते हैं, उसे हम सहसंयोजक ठोस या जालक ठोस के नाम से जानते हैं। इस ठोस के अंतर्गत आप लोग हीरा देखिए, हीरा, ग्रेफाइट और कार्बाइड, ये तीन आपके ऐसे हैं जो सहसंयोजक ठोस के अंतर्गत आएंगे। अब आते हैं आणविक ठोस। आणविक ठोस का मतलब क्या है, ऐसे ठोस जो दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर के अणु का निर्माण करते हैं वो आपका आणविक ठोस कहलाते हैं। इनको तीन कैटेगरी में बांटा गया है। पहला अध्रुवीय ठोस। अध्रुवीय ठोस का मतलब होता है जिनमें धन आयन या ऋण आयन की का ध्रुव निर्धारित नहीं होता है, अर्थात इसमें इनकी संख्या, इनको हम दिशा नहीं बता सकते हैं। जैसे H2 है तो H2 को अगर हम H लिख देंगे इसमें किसके ऊपर धन आवेश है या ऋण आवेश, आप ये चीज़ नहीं कह सकते हैं। तो या क्लोरीन है, इसमें भी आप धन और ऋण को डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार के जो ठोस होंगे वो अध्रुवीय ठोस के अंतर्गत आएंगे, अर्थात ये सहसंयोजी रूप में ही बनाए जाते हैं। जैसे आपका हाइड्रोजन, क्लोरीन, आयोडीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार का ठोस है, तो आप कह सकते हैं या अध्रुवीय ठोस है या आणविक ठोस है। कार्बन डाइऑक्साइड को हम शुष्क बर्फ के नाम से भी जानते हैं। आगे है ध्रुवीय ठोस। ध्रुवीय ठोस अर्थात ऐसे ठोस जिनमें दो बराबर किंतु विपरीत आवेश वाले जो है परमाणु एक दूसरे से अल्प दूरी पर व्यवस्थित होते हैं, ऐसे ठोस हमारे ध्रुवीय ठोस के अंतर्गत आते हैं। कहने का तात्पर्य कि अगर H और Cl है तो ये दो बराबर और विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हैं, तो ये एक द्विध्रुव का निर्माण कर लेते हैं, इसलिए इनको हम द्विध्रुव आघूर्ण या ध्रुवीय ठोस के नाम से जानते हैं। इसमें आप HCl, HBr, H2O और अमोनिया गैस ले सकते हैं। अब आते हैं हाइड्रोजन अबंध आणविक ठोस। देखिए हाइड्रोजन बंध क्या है, ये जब हम आपको इलेक्ट्रॉनिक संरचना पढ़ाएंगे तो वहाँ पर इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन बहरहाल इसको पहले हम जान लेते हैं ये क्या है। तो आप कह सकते हैं कि जब हाइड्रोजन किसी प्रबल ऋण विद्युत तत्व के साथ पहले जो है प्रबल बंध बनाता है और दूसरे हाइड्रोजन के साथ वो क्षीण बंध बनाता है, तो उस बंध को हम हाइड्रोजन बंध के नाम से जानते हैं। कहने का मतलब जैसे आपका HF है तो HF में H पहले के साथ ये प्रबल बंध बनाएगा तो दूसरे के साथ क्षीण बंध बनाएगा, फिर आपका प्रबल बंध बनाएगा, फिर आपका क्षीण बंध बनाएगा। तो ये जो कमजोर डॉटेड लाइन में लिखा हुआ है इसी को हम H बॉन्ड के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार का जो भी बंध बनता है वो हाइड्रोजन क्लोराइड और H2O, जल और अमोनिया गैस में इस प्रकार के बंध बनते हैं। तो इनसे जो अणुओं का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बंध आणविक ठोस के नाम से जानते हैं। अब आते हैं अगला धात्विक ठोस। धात्विक ठोस से धातु से ही पता चल रहा है कि मतलब ऐसे ठोस जो जिनका निर्माण धातुओं से होता है, अर्थात प्रत्येक धातुएं जो ठोस अवस्था में होती हैं तो वो सब धात्विक ठोस के अंतर्गत आएंगी। किंतु आपको ध्यान रहे कि एक ऐसा धातु है जो हमेशा द्रव अवस्था में पाया जाता है, वो है आपका पारा, अर्थात मरकरी आप कह सकते हैं ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, बाकी जितने भी आपके ठोस हैं वो जितने भी धातुएं हैं वो ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। तो इस तरह से आपका ठोस का वर्गीकरण पूरा टॉपिक ये क्लियर हो गया। अब हम आपको एक वीडियो में क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर बताएंगे। ठीक है, इस तरह से पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो गया। इसमें आप क्या काम करेंगे, प्रत्येक ठोस क्या है उनकी परिभाषा और उनके उदाहरण आपको आने चाहिए। इस टॉपिक से एक प्रश्न या दो प्रश्न जो है एक एक नंबरी बहुविकल्पीय प्रश्न में या कंपटीशन में पूछे जाते हैं।
तो इस तरह से आपका ये टॉपिक समाप्त हो गया। ठीक है, तो इसको आप देख लेंगे और तैयार कर लेंगे। ठीक है, और इसको जब भी आप 1-2 बार आप जरूर देखेंगे ताकि इससे आपको एकदम तैयार हो जाए। ठीक है, तो आज के लिए बस यही इतना। ओके, थैंक्स।